राधिया के भीतर जल रही थी। उसके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में अजीब सी शांति। गौरी उसकी आंखों में डर तलाश रही थी, लेकिन वहां अब डर नहीं था। अब डर नहीं लगता दीदी, गौरी ने धीमे से कहा। कमरे में सन्नाटा था, हवा जैसे थम गई थी। बाहर कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज ने पल भर को खामोशी तोड़ी, मगर फिर सब कुछ ठहर गया। पर्दों के पार से आती हल्की सुनहरी धूप रातिया के चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे किसी योद्धा के माथे पर सुबह की पहली किरण चमक उठी हो। गौरी ने उसकी ओर झुककर कहा, तू पागल है क्या रातिया? ये लोग किसी की जान तक ले सकते हैं। रातिया ने बस इतना कहा, डर तो तब लगता था जब हमें सच्चाई नहीं पता थी। अब डरने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज में वो ठंडक थी जो भीतर से जल चुके इंसान में होती है, जो अब राख बन चुका है, लेकिन उस राख के नीचे अब भी एक चिंगारी जिंदा है। अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकी। गौरी ने देखा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, दिया मित्तल एक्सपोज। गौरी की सांस थम गई। तूने ये वीडियो पोस्ट कर दिया? हाँ। तो अब जो होना है हो जाए। शहर के हर न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन दौड़ रही थी, मित्तल परिवार की बहू ने खोला इंडस्ट्री का काला सच। मित्तल हाउस में सुबह अफरा तफरी मची हुई थी। नौकर चाकर सन खड़े थे। दीवारों पर टंगी तस्वीरों के बीच टीवी की नीली रोशनी चमक रही थी। दादी के हाथ से चाय का कप गिरा और फर्श पर बिखर गया। हे भगवान, ये क्या सुन रही हूं मैं? ओमकार ने रिमोट उठाया, टीवी की आवाज बढ़ाई। स्क्रीन पर रातिया थी, थकी हुई पर दृढ़। हम मित्तल खानदान की बहू हैं और अब सच बोलने से डरते नहीं। रजनी के चेहरे पर गुस्सा और अविश्वास का तूफान था। ये लड़की हमारे घर की लाज नीलाम कर रही है। दादी ने गुस्से से कहा, इसे मैंने बहू कहा था, लेकिन आज ये घर की दुश्मन बन गई। ओमकार ने धीरे से कहा, माँ शायद हमें पूरी बात सुननी चाहिए। चुप रहो, दादी ने टोक दिया। टीवी पर अब उस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के चेहरे थे जिनका नाम राधिया ने लिया था। मीडिया वैन घर के बाहर आ पहुंची। कैमरे, माइक, भीड़, चिल्लाहट। मित्तल परिवार पर बड़ा इल्जाम, बहू का बयान वायरल। रजनी घबराकर बोली, अब क्या होगा ओमकार? ओमकार ने गंभीर स्वर में कहा, अब सच का सामना ही रास्ता है। उधर रात का छोटा सा कमरा, मोबाइल की नोटिफिकेशन लगातार बज रही थीं। आद्या ने कहा, दीदी तुम्हारा वीडियो 2 घंटे में 10 लाख व्यूज पार कर गया। राधिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में थकावट थी। गौरी बोली, लोग तुम्हें हीरोइन कह रहे हैं, लेकिन असली हीरो वो होते हैं जो दूसरों को बचाने के लिए खुद जल जाएं। राधिया ने धीमे से कहा, अगर मेरी बात से एक लड़की को भी इंसाफ मिला, तो समझो मेरा दर्द बेकार नहीं गया। तभी दरवाजा जोर से खुला। 3 पुलिसकर्मी अंदर आए, साथ में एक ऊंचे कद का व्यक्ति, कमिश्नर सिंह। उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन दृढ़। मिसेज मित्तल, आपका बयान हमने देखा है। आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब कोई उसे दबा नहीं पाएगा। आद्या ने घबराकर कहा, सर, लेकिन प्रथम सर अभी भी गायब हैं। कमिश्नर की आंखों में गहराई थी। हम निकाल लेंगे उन्हें, चाहे शहर का हर कोना खंगालना पड़े। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में बल्ब झिलमिला रहा था। प्रथम मित्तल के हाथ रस्सियों से बंधे थे, चेहरे पर थकान और आंखों में जिद थी। कदमों की आवाज आई। इंस्पेक्टर दुबे अंदर आया। देखो साहबजादे वो हंसा, तेरी बीवी ने तो तेरा काम तमाम कर दिया। अब दोनों जेल में मिलोगे। प्रथम ने ऊपर देखा। तू सोचता है लोग तेरे जैसे का सच नहीं देखेंगे? अब हर कोई देख रहा है। दुबे का चेहरा कस गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा। बहुत जुबान चलाने लगा है। प्रथम मुस्कराया। सच बोलने की कीमत हमेशा महंगी होती है। दुबे गुस्से में बेंत उठाने ही वाला था कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, कमिश्नर सिंह। हेलो सर। दुबे की आवाज कांप रही थी। दुबे, हमें खबर मिली है कि प्रथम मित्तल तुम्हारे थाने में है। अगर 1 घंटे में वो नहीं मिला तो अपनी वर्दी उतारने की तैयारी कर। लाइन कट गई। दुबे के माथे पर पसीना छलक आया। उसने अपने सिपाही अनुराग से कहा, उसे पुराने फाइल वाले रूम में छिपा दो। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। उधर रातिया का फोन बजा। गौरी ने उठाया। दीदी, कोई अनजान कॉल आया है। कह रहा है अगर प्रथम को बचाना है तो पुराने गोदाम में आओ, वहीं जहां शूटिंग हुई थी। गौरी बोली, ये जाल है। रातिया ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन अगर वो वहां है तो मुझे जाना ही होगा। रात थी। हवा में सन्नाटा। शहर के बाहरी इलाके का वो पुराना गोदाम अब वीरान पड़ा था। फर्श पर धूल, दीवारों पर फटे पोस्टर और हवा में अतीत की गंध। रातिया और आद्या स्कूटी की हेडलाइट से रास्ता रोशन करती अंदर गईं। प्रथम, रातिया की आवाज गूंजी।
अंधेरे से एक तंज भरी आवाज आई, तुमसे मिलने की उम्मीद तो थी, मिसेज मित्तल। सामने आया डायरेक्टर, वही शातिर चेहरा जिसकी आंखों में नफरत और लालच दोनों थे। तुमने हमारे धंधे में आग लगा दी, अब उस आग में खुद जल जाओगी। रातिया ने मोबाइल निकाला, कैमरा एन किया। अब तुम्हारा चेहरा दुनिया देखेगी। डायरेक्टर हंसा, चेहरा तो दिखेगा, लेकिन तुम्हारा। उसके इशारे पर 5 गुंडे आगे बढ़े। आदिया चीख उठी, दीदी। तभी दूर से सायरन की आवाज गूंजी, रुको पुलिस। कमिश्नर सिंह, ओमकार और पूरी फोर्स अंदर घुसी। हथियार नीचे रखो। डायरेक्टर और दुबे भागने लगे, लेकिन तभी किसी ने पीछे से दुबे को पकड़ लिया। वो प्रथम था। अब कहाँ भागेगा इंस्पेक्टर? दुबे का चेहरा सफेद पड़ गया। कमिश्नर की आवाज गरजी, इंस्पेक्टर राहुल दुबे, तुम्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। रिश्वत, गैरकानूनी हिरासत और साक्ष्य छिपाने के आरोप में गिरफ्तार। कैमरों के फ्लैश चमक उठे। रातिया और प्रथम एक दूसरे को देख रहे थे। कई हफ्तों का डर, दर्द और प्यार उनकी आंखों में एक साथ था। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी नजरों ने सब कुछ कह दिया। सुबह हुई। मित्तल हाउस में इस बार सन्नाटा नहीं, बल्कि सुकून था। दादी मंदिर में दिया जला रही थीं। रातिया धीरे से उनके पीछे आई। दादी, दादी ने बिना देखे कहा, अब क्या कहने आई हो? रातिया बोली, सिर्फ इतना कि मैंने इस घर की इज्जत कभी बेची नहीं दादी, बस उसे बचाना चाहा। दादी पलटी, आंखों में आंसू थे। तूने वही किया जो सच्ची बहू करती है। उन्होंने रातिया का सिर अपने सीने से लगा लिया। टीवी पर खबर चल रही थी, फिल्म माफिया गिरोह का पर्दाफाश, इंस्पेक्टर सस्पेंड, रातिया मित्तल बनी हिम्मत की मिसाल। ओमकार ने प्रथम के कंधे पर हाथ रखा। तूने हमें गर्व महसूस करवाया बेटा। रजनी आगे बढ़ी, उसकी आंखों में पछतावा था। मैं माफी चाहती हूँ। प्रथम ने कहा, अब इस घर में बस एक चीज रहनी चाहिए, भरोसा। रातिया बालकनी में खड़ी थी। सुबह की धूप उसके चेहरे पर खेल रही थी। गौरी पीछे से आई, अब क्या सोच रही है? अब मित्तल हाउस के हर कोने में उतर चुकी थी। वो घर जो कभी झगड़ों, आरोपों और चुप्पियों का अड्डा था, आज पहली बार सुकून में सांस ले रहा था। दादी मंदिर में दिया जलाकर बैठी थी और रातिया बालकनी से पूरे घर को देख रही थी। सामने प्रथम था, जो धीरे धीरे आंगन में पेड़ के नीचे रखी पुरानी कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। रातिया ने उसके चेहरे को देखा। थकावट अब भी थी, लेकिन अब वो थकान हार की नहीं थी, लड़ाई जीतने की थी। गौरी अंदर आई, दीदी, नीचे प्रेस वाले आए हैं, सब आपसे मिलना चाहते हैं। रातिया ने हल्की मुस्कान दी, आज नहीं गौरी, आज सिर्फ खामोशी से बात करनी है। उसी वक्त मित्तल हाउस के बाहर भीड़ जमा थी। कैमरे, माइक, न्यूज रिपोर्टर और कुछ वो चेहरे जो कल तक रातिया को बदनाम कह रहे थे, अब आदर्श महिला बोल रहे थे। ओमकार बाहर आकर बोले, कृपया अभी परिवार को थोड़ी निजता दें। भीड़ थोड़ी पीछे हटी, लेकिन कैमरे फिर भी चालू रहे। भीतर दादी ने रातिया को आवाज दी, बहू, पूजा का प्रसाद बांट दे। रातिया धीरे से उनके पास गई, चरण छुए। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा, आज मंदिर में तेरे लिए एक दीप और जला है, तेरी हिम्मत के नाम पर। रातिया की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, मां की दुआ हमेशा बचा लेती है दादी। उधर टीवी चैनलों पर एक नई बहस शुरू हो चुकी थी। क्या रातिया मित्तल ने सही किया? क्या परिवार की इज्जत से बड़ा इंसाफ होता है? एक एंकर बोला, रातिया मित्तल अब उन महिलाओं की आवाज बन चुकी हैं जो इंडस्ट्री में चुप रहती थीं। दूसरा एंकर बोला, पर क्या उनकी ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी? जवाब खुद वक्त ने देना था, क्योंकि इस कहानी का एक और चेहरा अब सामने आने वाला था। शाम ढल चुकी थी। रातिया ने बालकनी से बाहर देखा। आसमान में बादल थे, जैसे कोई तूफान खुद को रोक रहा हो। प्रथम आया, हाथ में एक लिफाफा लिए हुए। ये क्या है? कमिश्नर सिन्हा का पत्र है। केस बंद नहीं हुआ राधिया, कुछ लोग अब भी भागे हुए हैं। राधिया ने लिफाफा खोला। अंदर तस्वीरें थीं, कुछ पुराने स्टूडियो की, कुछ चेहरे जो पहले भीड़ में नजर आए थे। इन सब का नाम आ रहा है, प्रथम बोला, और शायद इनमें से ही किसी ने तेरे ऊपर फिर से वार करने की साजिश रची है। रातिया ने कागजों को टेबल पर रख दिया। तो फिर लड़ाई खत्म नहीं हुई? नहीं, प्रथम ने कहा, अब असली जंग शुरू हुई है। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर पर छा गया था। गोदाम वाले केस की फाइलें अब पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी थीं। कमिश्नर सिंह अपने ऑफिस में बैठे थे। उनके सामने इंस्पेक्टर दुबे की फाइल खुली थी। वो धीरे से बोले, सिस्टम के अंदर की गंदगी को साफ करना वक्त की सबसे कठिन लड़ाई है। उनके डेस्क फोन पर कॉल आया। सर,
डायरेक्टर रवि शर्मा का कोई पता नहीं चल रहा, वो फरार है। कमिश्नर की आंखों में चिंता उतर आई। मुझे पूरा यकीन है वो वापस आएगा, लेकिन तब जब वो सबसे ज्यादा चोट करेगा। अगली सुबह रात्या और प्रथम पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। कमिश्नर सिंह ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों अब सिर्फ गवाह नहीं बल्कि इस केस के मुख्य स्तंभ हैं। राधिया ने पूछा, सर अगर वो लोग फिर हमला करें तो? कमिश्नर ने गंभीर स्वर में कहा, तो इस बार हम तैयार रहेंगे। राधिया ने बाहर निकलते वक्त देखा, कुछ पत्रकार अब भी उनका पीछा कर रहे थे। वो मुस्कुराई और बोली, कभी कभी सच्चाई की कीमत लाइमलाइट होती है, और वो भी बिना किसी मंच के। शाम को गौरी, आत्या और रात्या साथ बैठे। आत्या ने कहा, दीदी सोशल मीडिया पर लोग तुम्हें देवी कह रहे हैं। रात्या हंसी, देवी नहीं आत्या, बस एक औरत जिसने ना बोलने की हिम्मत की। गौरी ने उसकी आंखों में देखा, तू जानती है ना अब वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। जानती हूँ, लेकिन अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। उसी वक्त रात्या के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक वीडियो वायरल हो रहा था। टाइटल था, सच या नाटक, रात्या मित्तल पर नए आरोप। रात्या ने देखा, उसमें कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी आवाज में छेड़छाड़ करके झूठा बयान फैला रहा था। आवाज थी, मैंने पैसे लेकर झूठ बोला। आद्या चीख उठी, ये क्या बकवास है। रात्या ने फोन बंद कर दिया, आंखें बंद की और कहा, वो लौट आया है। शहर की किसी गली में वही डायरेक्टर रवि शर्मा बैठा था। चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में जहर। उसने सिगरेट सुलगाई और बोला, अब देखती हूँ रात्या, तू कितनी सच्ची साबित होती है जब पूरा शहर तुझे झूठा कहेगा। पास बैठा एक आदमी बोला, सर हमने उसका वॉइस क्लोन बना लिया है, अगला वीडियो कल सुबह पोस्ट हो जाएगा। रवि ने कहा, इस बार वो सिर्फ बदनाम नहीं होगी, मिटा दी जाएगी। उधर मित्तल हाउस में रजनी और ओमकार टीवी देख रहे थे। न्यूज एंकर चिल्ला रहे थे, क्या रातिया ने झूठ बोला? दादी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, ये दुनिया सच्चे को बार बार परखती है, भगवान उसकी लाज रखे। प्रथम ने रातिया का हाथ थामा, अब हमें फिर लड़ना होगा। रातिया ने कहा, हाँ लेकिन इस बार शब्दों से नहीं, सबूतों से। रात गहरी हो गई थी। बालकनी में हवा तेज चल रही थी। रातिया ने आसमान की ओर देखा और बोली, अगर सच का रास्ता कांटों से भरा है तो मुझे उस पर नंगे पांव चलना मंजूर है। प्रथम पीछे आया, और अगर फिर आग में झोंक दिया गया तो? रातिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं फिर जलकर भी रोशनी बन जाऊंगी।